विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आइए हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो यहाँ पर कंपैरिजन करना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। तो सॉल्यूशन हमारे पास में है कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जनरली रेगुलर इन शेप, यानी जो हमारा प्लांट सेल होता है ये शेप में रेगुलर होता है। लार्जर इन साइज दैन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल जो है साइज में बड़ा होता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अ परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में एक परमानेंट और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वहीं बात करें एनिमल सेल की, तो क्या होता है? एनिमल सेल में सेल वॉल इज़ एब्सेंट। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। जनरली इरेगुलर इन शेप, यानी एनिमल सेल शेप में इरेगुलर होता है। स्मॉलर इन साइज दैन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के कंपैरिजन में साइज जो है वो स्मॉलर होता है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट इन यूग्लिना। तो यहाँ पर जनरली जितने भी एनिमल सेल होते हैं उसमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्शन में यूग्लिना दिया हुआ है। वैक्यूल्स आर मेनी, स्मॉल एंड टेम्पररी। तो यहाँ पर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा आंसर हमारी एनसीईआरटी बुक में है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट में क्या है? साइज इज जनरली स्मॉल, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है ये जनरली लार्ज साइज़ के होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल का जो यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो और वहीं पर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर जो होता है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं होता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स यहाँ पर सिंगल होता है, जबकि यहाँ पर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम। बात करें मेम्ब्रेन, ये जो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। तो क्या होगा कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाए तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन है, इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस विल मूव आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है वो सेल से बाहर आ जाएंगे। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन सेल कंटेंट एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो सेल का कॉन्टेक्स्ट होगा, अगर ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो सेल का इंटरनल यहाँ पर सब्सटेंस होगा वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। द सेल विल क्लोज इट्स नॉर्मल शेप। तो जो भी सेल होगा वो नॉर्मल सेल से नॉर्मल जो शेप है उससे क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन इफ़ द लाइफ ऑफ ए सेल इफ़ देयर वॉज नो गोल्जी अपैरेटस। तो अगर कोई हमारे पास में सेल है उसमें गोल्जी अपैरेटस नहीं होगा तो सेल की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? आंसर है, द इफ़ेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस ऑन लाइफ ऑफ ए सेल आर। क्या इफ़ेक्ट है? पहला, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स to various targets inside and outside the cell will be influenced। तो यहाँ पर जो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम होता है
डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स का जो यहाँ पर पैकेजिंग और डिस्पैचिंग होता है, तो यहाँ पर जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड लेटर। तो जो भी सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको फिर से स्टोर और मॉडिफाइड नहीं कर पाएंगे बाद में। देयर विल बी इफेक्ट ऑन लाइसोसोम फॉर्मेशन। दिस विल कॉज accumulation of worn out and dead cell organelles within the cell which may cause cell death। तो यहाँ पर लाइसोसोम पर लाइसोसोम के फॉर्मेशन पर प्रभाव पड़ेगा और इसकी वजह से जो भी होगा वॉर्न आउट जो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल और जो वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें जो है मतलब उनका एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा और वो जो है डेथ कर जाएंगे। क्वेश्चन फिफ्थ है विच ऑर्गेनल्स इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कौन सा ऑर्गेनल जो है सेल का पावर हाउस कहलाता है? आंसर है द ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया टू generate energy required for various chemical activity in the form of ATP। तो यहाँ पर ATP के फॉर्म में हमारा जो केमिकल एक्टिविटीज़ होता है सेल में वो वहाँ पर जो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी ATP के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होता है। दिस इज़ द रीज़न दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब कोई भी सॉल्वेंट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है तो ये जो प्रोसेस है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन। तो ऑस्मोसिस के केस में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड दोनों ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 प्लीटेड पोटैटो फॉर पील्ड पोटैटो। तो पोटैटो छीला हुआ पोटैटो के केस में यहाँ पर बताना है। हाफ्स एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। वन ऑफ these potato cups should be made from a boiled potato. Put each potato cup in a trough containing water. Now keep a cup empty. अब यहाँ पर बहुत सारे आपके पास में दिया है। फर्स्ट केस दिया है कि एक कप पहले में है कप को एम्प्टी रखेंगे तो क्या होगा। दूसरा है पुट 1 टीस्पून शुगर इन अ कप। थर्ड है पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप C एंड पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो कप। कीप दिस 2 आवर्स। इन सबको उसके बाद में 2 घंटे तक रखना है। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। अब इसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसके पास में क्वेश्चन आपके पास में दिया है। एक्सप्लेन, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ B एंड C। तो सॉल्यूशन क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। आंसर क्या होगा? ऑस्मोसिस is the process responsible for gathering water in the hollowed portion of B and C। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ऑस्मोसिस का प्रोसेस अकर करता है। Since the concentration of solution sugar in cup band salt in cup C is higher inside the cup and compared to the water which is outside the cup. Hence, water from its higher concentration will move toward the lower concentration. This process of osmosis is called endoosmosis. Question number 2 है why is potato A necessary for experiment? तो potato A क्यों ज़रूरत है? आंसर क्या है? Potato A acts as control for the experiment. This is required for comparing the result of the experiment. Next question है explain why water does not gather in the hollowed
इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ डी, तो वाटर हॉलोड पोर्शन में क्यों नहीं गया? आंसर क्या है? वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। पहला है द हॉलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो ए इज़ एम्प्टी, सो बिकॉज ऑफ नो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नो ऑस्मोसिस क्या ना कर, तो यहाँ पर जो पोटैटो पोर्शन जो ए पोर्शन था वो एम्प्टी था, इसलिए वहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, इसलिए ऑस्मोसिस नहीं हुआ। अगला है द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द हॉलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो डी कंटेन्स शुगर इन इट बट इट इज़ बॉयल्ड, तो यहाँ पर शुगर प्रेजेंट था लेकिन जो हमारा जो पोटैटो था वो बॉयल था। सो ऑस्मोसिस कैन नॉट अकर एज इट्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ डिस्ट्रॉयड बाय बॉयलिंग, इसलिए यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर इसका जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था बॉयल करने से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डी के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डी यू। सी यू सून, बाय बाय।